नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है जागुआर विमानों को लेकर। दरअसल अब भारतीय वायुसेना के जागुआर बेड़ों का भविष्य अधर में लटक गया है, जिसके पीछे कारण माना जा रहा है इंजनों का। 1970 के दशक में जागुआर विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे, लेकिन तब से इसके इंजनों पर काफी सारी समस्याएं आई और ये विमान जिस तरीके का इसको स्पीड देनी चाहिए वो नहीं दे पाया, जिससे कि जागुआर विमान अपनी युद्धक भूमिका निभाने में असफल हो रहा है। क्योंकि किसी भी लड़ाई में कम और तेज उड़ान भरना, दुश्मन के इलाकों में अटैक करना और जमीनी लक्ष्यों पर सटीक हमला करना या बमबारी करना, इन सब के लिए एक पावर की जरूरत होती है। आपको बता दें कि इसमें नया एडोर 811 इंजन लगाने का प्रस्ताव दिया गया था, जो कि 32.5 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रदान करता है। लेकिन लगभग एक दशक की सेवा के बाद, यानी कि एक लंबे वक्त तक इस्तेमाल करने के बाद, और इनका ये जो थ्रस्ट है वो 26 किलो न्यूटन तक गिर जाता है। जागुआर विमान के इन कम पावर देने वाले इंजनों को बदलने के लिए HAL ने शुरू में अमेरिका की हनीवेल कंपनी से बातचीत की और ये बातचीत लगभग एक दशक तक चली, जिसमें कि कहा गया था कि इसमें F125 IN टर्बोफैन इंजन लगाया जाएगा, यानी कि रेट्रोफिट किया जाएगा। और ये उम्मीद की जा रही थी कि जागुआर अगले 2 दशक तक भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा देते रहेंगे, क्योंकि F125 IN इंजन आफ्टर बर्नर के साथ 40 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है। हालांकि ये बातचीत बेकार साबित हुई और अमेरिका की कंपनी ने एक ऐसी कीमत मांगी जिसे भारतीय वायुसेना ज्यादा मानती है और उसका भुगतान भी नहीं करना चाहती। इंडियन एयरफोर्स और HAL के सूत्रों ने कहा कि हनीवेल ने 180 ने F125 IN इंजन के लिए करीबन $2.4 बिलियन की कीमत मांगी, जिसमें कि 160 इंजन 80 ट्विन इंजन जागुआर्स के लिए थे, जिसमें कि उन्होंने 20 स्पेयर इंजन भी देने थे। इस प्रकार प्रत्येक इंजन की जो लागत थी वो करीबन $13.3 मिलियन, यानी कि 95 करोड़ रुपए की आंकी गई। इसीलिए हर ट्विन इंजन जागुआर को री इंजीनियरिंग करके इसकी जो लागत आ रही थी वो आ रही थी 210 करोड़ रुपए, जिसमें कि नए F125 IN इंजन को इंटीग्रेटेड करना, उसके उड़ान परीक्षण और प्रमाणित करने के लिए HAL के द्वारा प्रति विमान में 20 करोड़ रुपए का शुल्क भी शामिल है। वहीं भारतीय वायुसेना HAL से 315 करोड़ रुपए प्रति विमान के हिसाब से एक बेहतर तेजस Mark 1A लड़ाकू विमान खरीद रही है और जागुआर को पूरी तरह से फिट करने के लिए 210 करोड़ रुपए की जो लागत है वो काफी ज्यादा है। हालांकि जब हनीवेल से बातचीत टूट गई तो उसके बाद HAL ने रोल्स रॉयस की तरफ रुख किया, जिसमें कि ये कहा गया था कि इन पुराने Mark 804/811 इंजनों को बदला जाए नए इंजन के साथ। इंडियन एयरफोर्स के अनुरोध पर रोल्स रॉयस को एक लेटर भी लिखा गया, जिसमें कि इंजन के प्रदर्शन को फिर से हासिल करने में एडोर Mark 871 हार्डवेयर के लिए बात कही गई। रोल्स रॉयस ने भारतीय वायुसेना को आश्वासन दिया कि वो एक ऐसा प्रोटोटाइप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जिसका परीक्षण बहुत ही बेहतर होगा। कुछ एडोर Mark 871 जो हार्डवेयर है वो मूल रूप से एडोर 811 इंजन के कंपोनेंट्स के साथ बदले जा सकते हैं। दोस्तों, अगर ये बात भी नहीं बनती है कि नए इंजन रोल्स रॉयस की तरफ से लगाए जाए या फिर इसको रिफिट किया जाए, तो ऐसे में बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है भारतीय वायुसेना को, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास 110 जागुआर लड़ाकू विमान है। ऐसे में वो 2024 तक रिटायर हो जाएंगे। हालांकि यह अनुमान है कि 2030 तक इन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाया जाना था, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इसको और पहले रिटायर करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी जो फ्लीट है, जो हमारे स्क्वाड्रन्स है, उसमें कमी आ जाएगी और 6 स्क्वाड्रन का अंतर पैदा हो जाएगा, जिसे भरने के लिए करीबन 20 से 30 बिलियन डॉलर का खर्च भी आएगा। और यही नहीं, अगर बातचीत फेल होती है रोल्स रॉयस के साथ भी, तो इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम HAL को भी आएगी, क्योंकि HAL ने इस विमान को और ज्यादा उन्नत करने के लिए अपने मिशन सिस्टम बनाए हैं, एवियोनिक्स को अपग्रेड किया है, ताकि ये विमान पहले की अपेक्षा और ज्यादा शक्तिशाली और सटीक लड़ाकू बम वर्षक बन जाए। अपग्रेडेशन में HAL का इसमें नवीनतम नेविगेशन अटैक सिस्टम भी शामिल है, जिसे डारिन 3 कहा जाता है, जो जागुआर को सैकड़ों किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को पहचानने की अनुमति देता है, चाहे वो रात हो या अंधेरा। लेकिन ये बात तो तय हो गई कि अब हनीवेल का इंजन तो इस पे नहीं लगने वाला है और रोल्स रॉयस के साथ बातचीत भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रही है, लेकिन प्रयास जारी है। तो ऐसे में HAL ने एक और विचार सोचा कि इसमें क्यों नहीं हम अमेरिका का इंजन लगा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंजन लगाने के लिए भी इस एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम में काफी परिवर्तन करना पड़ेगा, जो कि अपेक्षाकृत काफी महंगा भी होगा और बेसिकली जागुआर को बनाए एडोर इंजन के लिए है, इसीलिए इसे बदलना भी काफी मुश्किल काम है। इंडियन एयरफोर्स और रोल्स रॉयस के बीच 4 साल तक जो बातचीत हुई उसमें एडोर 871 के कंपोनेंट्स के साथ पुराने एडोर 804/811 इंजनों को रिफर्बिशिंग की लागत पर अभी तक चर्चा नहीं हो पाई है। हालांकि HAL और इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी इस बात पर सहमत हुए हैं कि एडोर इंजन को ही रिफर्बिश करना चाहिए
बजाय हनीवेल की रेट्रोफिटिंग की तुलना में, क्योंकि ये सस्ता सौदा होगा। दोस्तों कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अब जागुआर के साथ, क्योंकि ऐसा होगा तो अगर इंजन वाली समस्या आती रहेगी तो 6 स्क्वाड्रन की कमी 2024 तक और हो जाएगी, और ये भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। दोस्तों यहाँ पे अगली अपडेट HAL को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि अब LCA Mk2 को जो रोल आउट होना था अगले साल तक, वो और डिले हो सकता है, क्योंकि इस चाइनीज वायरस की वजह से HAL का काम प्रभावित हुआ, जिसमें कि पिछले कुछ हफ्तों में 100 कर्मचारियों को कोविड हो गया है और उससे पहले 4000 कर्मचारियों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में ऐसा लगता है कि स्वदेशी LCA तेजस और LCH जो प्रोग्राम है उसकी उत्पादन क्षमताओं में देरी आ सकती है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो असेंबली लाइन है वो प्रभावित हो रही है, और ऐसा कहा जा रहा है कि LCA Mk2 कार्यक्रम पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। HAL ने इस साल की शुरुआत में LCA Mk2 कार्यक्रम के लिए मेटल काटने का अभ्यास शुरू किया था, लेकिन कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से ये प्रभावित होना शुरू हो गया, क्योंकि ये जो वायरस था वो पहले की तुलना में ज्यादा घातक था। सूत्रों ने बताया कि कई तरीके से जो सप्लाई चेन थी, जिनमें की कंपोनेंट्स, उपकरण और मशीन की आपूर्ति थी, जिसके लिए बातचीत की गई थी मंगवाने के लिए, जो कि LCA Mk2 प्रोग्राम के लिए इसका इस्तेमाल होना था, लेकिन एक मैन पावर की कमी हो गई, लॉकडाउन का मुद्दा हो गया और 2022 में पहले विमान को रोल आउट जो होना था वो प्रभावित हो गया। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि उम्मीद ये है कि LCA Mk2 के लिए इस विमान पर काम शुरू फिर से अक्टूबर या नवंबर में हो सकता है, लेकिन इसमें आगे भी देरी हो सकती है और 2023 की शुरुआत तक ये देर हो सकती है। लेकिन HAL के अधिकारी अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि वे अगले कुछ हफ्तों में फिर से अपना काम शुरू कर सकते हैं और अपनी आपूर्ति लाइन यानी कि जो सप्लाई चेन है उसे फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अब डर लग रहा है तीसरी लहर का, इसीलिए ये योजना प्रभावित हो सकती है। हालांकि HAL के अधिकारियों को भरोसा है कि अगर रोल आउट प्रभावी हो जाता है तो पहला हाई स्पीड ट्रायल और पहली उड़ान 2023 में अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। LCA Mk2 प्रोग्राम के लिए अधिकांश प्रमुख उपकरण जैसे कि इंजन, एवियोनिक्स और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पहले से ही देश में है। कुछ प्रणालियां जैसे कि स्वदेशी ISR रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट छोड़कर जो भी अभी विकास के अधीन है उन पर कार्य चल रहा है। लेकिन कुछ सूत्रों ने कहा है कि ये जो समस्या आ रही है वो समस्या देश के अंदर की नहीं बल्कि बाहर से हो रही है। जो बाहर की सप्लाई चेन है वो प्रभावित हो रही है, जिसमें कि मुख्य रूप से एयरफ्रेम के निर्माण के लिए जो जरूरी कंपोनेंट्स होते हैं उनकी सप्लाई चेन बाधित हुई है। अगली अपडेट भारतीय सेना को लेकर आ रही है। दोस्तों जिस तरीके से चाइना ने टेंशन बढ़ा के रखी है LAC पर, और ऐसे में अब फिर से कुछ महीनों के बाद ठंड आ जाएगी, तो उसके लिए अब भारतीय सेना फिर से दुश्मन और ठंड से लड़ने के लिए व्यापक तैयारियां कर रही है। ऐसे में ठंड से लड़ने के लिए भारतीय सेना ने अपने जवानों की ठंड से रक्षा करने के लिए स्पेशल कपड़ों समेत 17 तरह के उपकरण मांगे हैं, यानी कि पहले से ही आगे की तैयारियां करके भारतीय सेना चल रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेना मेड इन इंडिया के तहत देसी कंपनियों को तहरीर दे रही है। सेना ने 17 तरह के स्पेशल क्लोथिंग और पहाड़ों पर चढ़ाई करने वाले उपकरणों की आपूर्ति की मांग की है। आर्मी की तरफ से जारी हालिया लिस्ट के मुताबिक उन्हें सालाना 50,000 से 90,000 तक एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम, यानी कि 0 से काफी नीचे तापमान में कड़ाके की ठंड में पहने जाने वाले खास कपड़ों की जरूरत है। इतनी ही तादाद में स्लीपिंग बैग्स, रकमैक्स और बहुत ही ज्यादा ऊंचाई वाली जगहों पर पहने जाने वाले समर सूट, मल्टीपर्पज बूट और स्नो गॉगल्स की जरूरत है। इसके अलावा आर्मी को 12,000 खास ऊनी मोजे, 2 और 3 लेयर वाली 3 लाख जोड़े दस्ताने, बहुत ही ज्यादा ठंड और ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात सैनिकों के लिए इमरजेंसी इलाज देने में इस्तेमाल होने वाली खास तरह की 500 चैम्बरों की जरूरत है। सेना को सालाना 3,000 से 5,000 एवोलॉन्च एयरबैग्स और एवलॉन्ट विक्टिम डिटेक्टर्स की भी जरूरत है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन उपकरणों का सियाचिन और दूसरे ऊंचाई वाले इलाकों में इस्तेमाल किया जाएगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो पृथ्वी और अग्नि मिसाइल को लेकर आ रही है। अब पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल, सूर्य मिसाइल, शौर्य मिसाइल, प्रहार व ब्रह्मोस समेत देश की सुरक्षा चक्र को मजबूती देने वाली अन्य मिसाइलों का ईंधन मेड इन इंडिया यानी कि देसी होगा। इससे मिसाइल की न सिर्फ रफ्तार बढ़ेगी बल्कि औसतन खर्च होने वाले ईंधन में भी 20 से 25% तक बचत होगी। कम ईंधन में मिसाइल अधिक दूर तक मार कर सकेगी। इस स्वदेशी ईंधन को मिनरल ऑयल कॉर्पोरेशन ने रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के साथ मिलकर तैयार किया है। कोरोना काल में तैयार किए गए इस ईंधन को परीक्षण के लिए इंडियन आर्मी के पास भेजा गया है। मिसाइल भेजने के लिए बनाए गए ईंधन की खासियत ये है कि यह अधिक देर तक जलता है। शुरुआती परीक्षण में इसे बेहतर पाया गया। अब मिसाइलों में इस्तेमाल के लिए इसका परीक्षण किया जा रहा है। शहर के उद्यमी व स्वदेशी ईंधन पर काम करने वाले मिनरल ऑयल कॉर्पोरेशन के प्रबंधन निदेशक विकास जी ने बताया कि मिसाइल का ईंधन अभी तक विदेशों से आता है। कोरोना काल में
करीबन 1 वर्ष तक रिसर्च की गई। उसके बाद उन्होंने मिसाइल का ईंधन बना ही लिया। यही नहीं, इसका एक सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। अब उच्च स्तरीय परीक्षण के लिए सेना के पास भेज दिया गया है। वहां से इसे स्वीकृति मिलते ही मिसाइलों में इसका इस्तेमाल किया जाने लगेगा। इस ईंधन के साथ बूस्टर भी है जो मिसाइलों को रफ्तार देने का काम करेगा। अगली अपडेट एनसीसी को लेकर आ रही है। नेशनल कैडेट कोर कर चुके युवाओं के लिए सेना में एनसीसी स्पेशल ट्रेनिंग के तहत नौकरी पाने का शानदार मौका है। सेना भर्ती की वेबसाइट joinindianmilitary.nic.in पर एनसीसी कैडेट के साथ अन्य जरूरी योग्यताएं रखने वाले अभ्यर्थी इसमें आमंत्रित किए गए हैं। सेना भर्ती के नोटिफिकेशन के अनुसार शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि एनटी के तहत शुरू हो रही इस भर्ती के लिए अविवाहित महिलाएं और पुरुष आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती स्पेशल एजेंसी सी सर्टिफिकेट रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए है। आर्मी का शॉर्ट सर्विस कमीशन का एनसीसी स्पेशल एंट्री 50वां कोर्स अक्टूबर 2021 में शुरू होगा। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप joinindianarmy.nic.in पर जाकर पूरी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो 6th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर आ रही है। विश्व की सबसे बड़ी महाशक्तियों में अमेरिका इन दिनों 6वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की तैयारी में जुटा है। अमेरिकी वायुसेना ने नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस सिस्टम के सेंटर पीस को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। ये लड़ाकू विमान एक बारी में उड़ान भरने के बाद दुनिया के किसी भी हिस्से में मार करने में सक्षम होगा। यही नहीं, इसकी मार से जमीन तो क्या हवा में भी दुश्मन नहीं बच पाएगा। अमेरिकी वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन ने वित्त वर्ष 2022 के बजट अनुरोध पर गवाही देते हुए कहा कि इस लड़ाकू विमान की प्रमुख भूमिकाएं एयर डोमिनेंस स्थापित करने की है। हालांकि ये जमीन पर अपने लक्ष्यों को बर्बाद करने में उतना ही घातक होगा। इसे एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान कहा जा सकता है। 6ठी पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान अमेरिकी वायुसेना के लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर विमान की जगह लेगा। F-22 को 16 साल पहले अमेरिकी वायुसेना में शामिल किया गया था। अब तक इसके 195 यूनिट्स बनाए गए हैं, जिनमें से 8 विमान टेस्टिंग के लिए रखे गए हैं। बाकी के 187 F-22 रैप्टर अमेरिकी वायुसेना में ऑपरेशनल है। ये विमान इतनी खतरनाक तकनीक से लैस है कि अमेरिका इसकी तकनीक किसी दूसरे देश को नहीं बेच सकता है। अमेरिका का ये नया 6th जनरेशन फाइटर जेट F-20 की तुलना में अधिक रेंज वाला होगा। अमेरिकी वायुसेना की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि F-22 की तुलना में ये नया विमान थोड़ा बड़ा होगा और अपने अंदर ज्यादा हथियारों को ले जा सकता है। इसके अलावा इसमें अतिरिक्त मात्रा में जेट फ्यूल रखने के लिए टंकियां भी लगी होंगी। 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान का एक वर्जन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में लंबी दूरी के मिशनों को अंजाम देने के लिए बनाया जाएगा। इसके पास ज्यादा मात्रा में हथियार लेकर उड़ान भरने की क्षमता होगी। वहीं यूरोप में संभावित युद्ध से निपटने के लिए अपेक्षाकृत कम रेंज वाले लड़ाकू विमान भी बनाए जाएंगे। हालांकि पिछले साल इस बात का पता चल गया था कि इस लड़ाकू विमान के एक प्रोटोटाइप को 1 साल पहले ही डिजाइन विकसित और परीक्षण कर लिया गया था। अमेरिका के बाद रूस, चीन और फ्रांस भी अभी भी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की उलझनों में उलझे हुए हैं। भारत समेत कई देश ऐसे हैं जिनके पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान नहीं है। चीन तो दावा करता है कि उसका J-20 जो लड़ाकू विमान है वो 5वीं पीढ़ी का है, लेकिन विशेषज्ञों को इस पर संदेह रहता है। यानी कि अमेरिका ऑब्वियस सी बात है फाइटर जेट के मामले में तो आगे ही है और उसका 6ठी पीढ़ी का ये विमान भी, हालांकि इसकी ऑफिशियल तस्वीरें नहीं आई हैं, लेकिन प्रतीकात्मक तस्वीरों में ही अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अमेरिका 6ठी जनरेशन पर पहुंच चुका है। तो दोस्तों, ये था अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।